अस्सलाम वालेकुम। CS 610 का आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इसमें लेक्चर नंबर 3 भी हम कवर कर लेंगे क्योंकि उसमें असल में कुछ है ही नहीं, वो जस्ट एक दो लाइन लिखी हैं बहरहाल। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मोटिवेशन एंड टूल्स। मोटिवेशन टूल से क्या चीज़ मुराद है? कहते हैं कि ऐसे चीज़ें हैं जिन्होंने हमें नेटवर्किंग में काम करने में और नेटवर्किंग को इम्प्रूव करने पे के लिए मोटिवेट किया है। उन चीज़ों की जो है यहाँ पे डिस्कशन की है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ डिस्कस की है वो है रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग क्या है? सिंपल सी बात यह है कि आपके पास एक प्रिंटर है, ठीक है, जो इन्होंने एग्जांपल दिया मैं वो यूज़ कर रहा हूँ कि आपके पास एक प्रिंटर है एक ऑफिस में, ठीक है, तो आपने बजाय इसके कि हर जो आपका एम्प्लॉय है उसको अलग से प्रिंटर लेके दो, आपने एक ही प्रिंटर रखा और उसी को सारे जो एम्प्लॉय हैं वो यूज़ करते हैं बारी बारी या जिस हिसाब से भी। तो आपकी इस तरीके से जो है वो एक्सपेंस की भी कॉस्ट कम हो गई और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो यूजेज है वो भी कम हो गई इस तरीके से। तो मतलब कि एक रिसोर्स है आपके पास, ठीक है, शेयर रिसोर्स अवेलेबल, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है वो आप बहुत सारे यूज़र्स में जब शेयर कर देते हो, डिवाइड मतलब उनको सबको बांट देते हो इन टर्म्स के वो सारे यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके, एंड अगेन ये जो सेकंड चैप्टर है ये भी मोस्टली डिस्कशंस ही हैं, एक जनरल सी, इसमें ज़्यादा इतनी कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं, लेकिन MCQs वगैरह में फिर भी कुछ ना कुछ आ सकता है या मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, अब इसका गोल क्या है? रिसोर्स शेयरिंग हम करते क्यों हैं? इसका गोल मेनली यही है कि आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इक्विपमेंट है या कोई डेट्स हैं, ठीक है, वो अवेलेबल हो जाएं, वो सबको अवेलेबल हो जाएं टू एनीवन इन द नेटवर्क, ठीक है। कोई भी बंदा जो आपके नेटवर्क में है उसको आपके सारे प्रोग्राम्स, इक्विपमेंट और डेट्स वगैरह की या और भी कोई ऐसी चीज़ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उसको अवेलेबल हो जाए, ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द यूज़र। मतलब बजाय इसके ये चीज़ एक मसला नहीं होनी चाहिए कि आपका रिसोर्स जो है वो फिजिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है और यूज़र फिजिकली कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठ के कोई लाहौर की कोई चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ तो इस तरीके से, मतलब अब वो मेरा कोई टूल है या कंप्यूटर है जो कि लाहौर में पड़ा हुआ है, मैं इसको रिमोटली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ के मैं यूज़र यहाँ पे बैठा है और वो वहाँ से चीज़ को एक्सेस कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने अगेन वही प्रिंटर वाली दोबारा से दी है तो इसको हम नहीं देखते। ओके, मेन रीज़न अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो शुरू में हमने रिसोर्स शेयरिंग की थी पुराने दौर में, जब बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो तब हम क्यों रिसोर्स शेयरिंग करते थे। अब तो उन्होंने यहाँ पे एक जनरल बात की है ना कि प्रोग्राम्स या इन चीज़ों को शेयर करने के लिए, ठीक है, तो पहले शुरू में क्यों करते थे? उसमें अगेन वजह वही सिंपल सी थी कि आपके जो गवर्नमेंट बजट्स थे, ठीक है, वो इतने सफिशेंट नहीं थे कि आपके जो सारे साइंटिस्ट्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनको अलग-अलग से कंप्यूटर्स दिए जाएं या उनको अलग-अलग से जो इक्विपमेंट हैं कोई एक्सपेंसिव वो दी जाएं। तो हमने क्या किया कि हमने एक ही जगह पे कहीं पे कंप्यूटर सेंटर में कहीं पे रख दिए, तो वो जो भी आपके इंजीनियर और साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सारे आके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई रिसर्चर है तो वो भी उसको जो भी कंप्यूटर ज़्यादा सूटेड लगेगा उसके टास्क के हिसाब से वो उसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से मतलब एट द एंड ऑफ द डे बात सिंपल सी वही है कि एक्सपेंस को जो है वो कम करने के लिए, ठीक है, और ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज है उसको कम करने के लिए हम रिसोर्स शेयरिंग करते थे। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने एक एजेंसी की जो है वो एफर्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि आरपा एक एजेंसी है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ये US बेस्ड एक एजेंसी है और बाकी इसमें इन्होंने डिटेल इतनी नहीं बताई, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने सिंपल से कुछ टेक्निक्स जो है वो यूज़ की थी, ठीक है, लाइक पैकेट स्विचिंग एंड इंटरनेटवर्किंग। अब इनको पढ़ के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये हम आगे लेक्चर्स में जाके इनको डिटेल से पढ़ेंगे, तो बस अब इनके हम नाम याद रख लें तो बेस्ट है। ओके, अच्छा जी, वो कहता है कि रिजल्ट जो आरपा की जो एफर्ट्स थी जिन्होंने पैकेट स्विचिंग जैसी टेक्निक्स को, अप्रोचेस को यूज़ किया, इंटरनेटवर्किंग को, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके पास एक जो है वो फर्स्ट नेटवर्क आया, ठीक है, जिसको आरपा नेट कहते हैं, ठीक है। आरपा नेट वही आरपा और उसके आगे नेट लगा दिया, बस आरपा नेटवर्क। ओके, तो in this way internet was emerged in 1970s and it has grown drastically since as shown in figure। कहता है कि इस तरीके से आपका जो इंटरनेट 1970 में आया, ठीक है, और उसके बाद ड्रास्टिकली मतलब बहुत शिद्दत से जो है उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने नीचे कुछ ग्राफ दिए हैं, ठीक है, ये ग्राफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मुझे याद है, तो इनको आप बस देख लें, इसमें बताया कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ बताइए कि यहाँ पे अगर आप देखें तो
1931 1995 से हम देखें तो इंटरनेट का यूज़ जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड देन 2003 तक बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, 175 एम तक चला गया। तो बस इसमें इन्होंने ये बताई कि इंटरनेट की जो है वो ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पहले अगर फॉर एग्जांपल 2 यूज़र थे ना, ठीक है, तो अगले 3 सालों में 4 हो गए, ठीक है, फिर 8 हो गए एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता गया। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद एक और इन्होंने इस ऊपर वाले ग्राफ की थोड़ी सी कोई सॉरी, ये जो अब नीचे वाला ग्राफ है ना, इसकी इन्होंने डिटेल लिखी हुई है। यस, इन्होंने ये नीचे वाले ग्राफ की डिटेल लिखी है कि ये एक लॉग स्केल जो है वो ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने वही चीज़ इस तरीके से शो की हुई है कि आपका जो इंटरनेट है वो, ठीक है, 1981 से ऑनवर्ड 2003 तक कैसे मतलब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। इसको ये जो लाइन ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब है कि इंटरनेट की यूजेज, ठीक है, कि यहाँ पे इतनी थी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई। और इस साइड पे ग्राफ के उन्होंने नंबर शो किया कि इसकी जो वैल्यू को बोल रहे हैं या जितनी यूजेज थी उसको शो करने के लिए। ऑलराइट, तो अगेन ये उन्होंने उस ऊपर वाले लॉग ग्राफ की जो है वो दी हुई है छोटी सी एक्सप्लेनेशन, तो इसमें कोई ख़ास इतनी चीज़ नहीं। अच्छा जी, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, प्रोबिंग द इंटरनेट। प्रोबिंग द इंटरनेट में आप सारी बात को छोड़ दें, इसमें सिंपल सी बात ये चीज़ होती है कि हमने ये चेक करना होता है कि आपके जो इंटरनेट है उसके साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो इन कहते हैं कि अर्ली डेज में जब हमारे पास सिर्फ डजन्स ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है, कुछ थोड़े से कंप्यूटर थे, तब तो हम उसको मैनुअली कर लेते थे, खुद देख ली कि अच्छा जी 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। लेकिन अब जो है, इवन कि 2003 के हिसाब से ये अब की बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी क्या था कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो अब हम मैनुअली नहीं जाके देख सकते कि कहाँ कहाँ पे कितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं। तो इसके लिए हमें फिर कोई ना कोई टूल चाहिए होता है। और बाय द वे इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोबिंग, ठीक है, कि जो ये चेक करना कि आपके इंटरनेट पे कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोबिंग। अब ये कैसे किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले इन्होंने एक पिंग प्रोग्राम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो पिंग प्रोग्राम होता कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक पिंग कमांड होती है जो कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में भी डाल के इसको बिल्कुल चेक कर सकते हो। इन सारी ये डिटेल्स इन्होंने बताई है ना, ये बिल्कुल आपने इनको गौर से नहीं देखना, क्योंकि इनके बारे में हम जाके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इसको देख लें कि अच्छा जी पिंग प्रोग्राम कोई चीज़ होती है, पिंग एक कमांड होती है जो कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर सकते हो और आपको कुछ डिटेल्स जो है वो शो हो जाती हैं। इनफैक्ट ये अच्छा, यहाँ पे उन्होंने फिर नीचे बताया हुआ है कि कैसे इस डिटेल को भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है अगर आप पढ़ना चाहें तो, लेकिन अभी इसको आप ना ही पढ़ें तो बेस्ट है, क्योंकि इसको आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो ये इसके बाद एक और कमांड भी देख लेते हैं, फिर मैं दोनों आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट में करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब इन्होंने कहा है कि ये जो पिंग था ना, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। और इस सारी डिस्कशन को छोड़ दें, जस्ट इसमें ये 3 चीज़ें देख लें कि रिमोट कंप्यूटर जो है आपका, हो सकता है उसमें कोई मसला हो, या आपका लोकल कंप्यूटर जिससे आप उस रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई मसला हो, ठीक है। पिंग समटाइम्स फेल्स बिकॉज ऑफ कंजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स जब कंजेस्ट हो जाते हैं, डिवाइसेस कंजेस्ट होती हैं, ठीक है, नेटवर्क में, तो उससे इश्यूज़ बन जाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो पिंग है ये आपको मसला नहीं बताता। इसका मसला ये है कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं बताता। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ पिंग डज नॉट रिव्यू एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर इट कैन नॉट टेल द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये मसले का जो मेन वजह है वो नहीं बता सकता। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने एक और चीज़ यूज़ की, ठीक है, दैट इज़ ट्रेसिंग अ रूट, ठीक है, ट्रेसिंग अ राउट जो भी बोल लें, ठीक है। ये भी इसी तरीके से एक और कमांड है, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है डिटेल हासिल करने के लिए। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से ट्रेस रूट लिख के आप आगे इसकी कोई भी वेबसाइट लिखोगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी ये वाली जो चीज़ है फिगर, इसकी डिटेल बताई है। तो ये भी अगेन इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस बताया सिर्फ इतना हुआ है कि हमने जब ट्रेस रूट किया ना, तो हमें पता चला कि हमारे जहाँ से हम डाटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे डेस्टिनेशन पे डाटा पड़ा हुआ है उसके दरमियान आपको 8 कंप्यूटर जो है वो लगते हैं, ठीक है। शोड ऑल द 8 कंप्यूटर्स दैट वर इन द वे, ठीक है। आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितनी भी जो पूरा रास्ता था उसमें आपको 8 कंप्यूटर लगे। ओके, अब इनको हम जल्दी से कमांड प्रॉम्प्ट में करके देखते हैं कि ये कैसी चीज़ें होती हैं। वैसे तो ये एडवांस चीज़ है, बाद में जाके आप देखोगे, लेकिन चलो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारी पिंग कमांड थी, तो इस तरीके से आप लिखते हो पिंग एंड कोई भी वेबसाइट लिख लो, लाइक google.com हम लिख लेते हैं, google.com। तो मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखोगे कि आपको कुछ देखें
पिंगिंग google.com इसने चेक किया और एक इस तरीके से कुछ हमें डिटेल्स बता दी, ठीक है। ये पिंग कमांड इस तरीके से होती है, ओके। और अब हम ट्रेस रूट को आप सिंपल लिख सकते हो, ट्रेस एंड देन RT और आगे फिर अगेन उसी तरीके से वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट डाल लो, LMS डाल लो, VU की डाल लो, एनीथिंग। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए google.com यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने ट्रेस RT करके google.com लिखा तो इससे मुझे इसका पूरा जो ट्रेस और जो राउट है उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि कितनी डिवाइसेस मुझे बीच में पड़ रही हैं google.com को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये इसी तरीके से डिवाइसेस निकालता रहेगा, ठीक है। बहरहाल ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड अगेन इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट कि अभी आप इन चीज़ों पर गौर करो, बस इनको देख लो कि अच्छा जी ऐसी कोई चीज़ होती हैं, क्योंकि इनको आपने बाद में डिटेल में जाके देखना है, ओके। तो उसके बाद आपका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में कुछ भी नहीं, बस हमने ये बताया हुआ है कि जो आपके चैप्टर 4, 5 और 6 है ना, ये डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स से हैं, ठीक है, उनके साथ डील करते हैं। तो अगर आपने CX जो 601 है इसको पढ़ा हुआ है तो ये 4, 5, 6 आपके लिए बहुत ईजी होंगे, लेकिन नहीं भी पढ़ा हुआ तो इनको हम इजीली कर लेंगे, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बाकी इसमें चैप्टर 3 में कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने ये एक नोट ही दिया हुआ था। और नेक्स्ट पे हम चैप्टर 4 को आगे कल से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।